दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे राजा निर्बंसिया कहानी कमलेश्वर की। और राजा निर्बंसिया की कहानी आज भाग 3 और आखिरी भाग हम देखेंगे। इससे पहले भाग 2 हो चुका है। यदि उसका वाचन आपने नहीं किया है तो उसको करके आएंगे, तभी यहाँ पे आपको कहानी समझ में आएगी। आपको कहानी इसका 2 भाग आपने देखा है तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए देखते हैं आगे। वाचन स्वर 19। आगे देखते हैं। आपको याद होना चाहिए कि पिछली बार क्या हुआ था, कहाँ तक हमने देखा था कि जो कंपाउंडर बच्चन सिंह थे उनका थोड़ा सा आना जाना रोज़ हो गया था, कभी कभी खाना भी हो जाता। तो चंदा है जो जगतपति की पत्नी, वह कभी कभी खाना खिलाती है एक साथ में जगतपति और बच्चन सिंह को। तो अब आगे देखते हैं। बच्चन सिंह बोलता जाता है, क्या तरकारी बनी है, क्या मस्त बना है। मतलब तारीफ पे कर रहा था। मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी भी बहार है, और तरकारी का स्वाद भी न मरा। होटलों में या तो मसाला ही मसाला रहेगा या सिर्फ तरकारी ही तरकारी। वाह वाह, क्या बात है अंदाज की। और चंदा बीच बीच में टोक कर बोलते जाते, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी न मिले तब तक पेट ही नहीं भरता। यह सिरका अगर इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका न जाने कैसा लगता था, पर अब ऐसा जबान पर चढ़ा है कि या इन्हें कागज़ सी पतली रोटी पसंद नहीं आती। मतलब कि अब चंदा को भी सिरका पसंद आ गया है, और कागज़ सी पतली रोटी पसंद नहीं आती इन्हें। मतलब अपने पति को कर रही है। हम नाम तो लेने का रिवाज है नहीं हम लोगों के यहाँ, तो इन्हें, इनकर पति, इनकर बाहू, और उसको बेटा उटा नहीं है तो इन्हें कहेगी, ए जी सुनते हो। अब मुझसे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो बनती ही नहीं, आदत पड़ गई है और फिर मन ही नहीं करता। पर चंदा की आंखें बच्चन सिंह की थाली पर जमी रहती। रोटी निपटी तो रोटी परोसती, दाल खत्म नहीं हुई तो भी चमचा और परोसती। और जगतपति सिर झुकाए खाता रहता, सिर्फ एक गिलास पानी मांगता, और चंदा चौंक कर पानी देने से पहले कहती, अरे तुमने तो कुछ लिया भी नहीं। कहते कहते वह पानी दे देती, और सब उसके दिल पर गहरी से चोट लगती। तब उसके दिल पर गहरी से चोट लगती। न जाने क्यों वह खामोशी की चोट उसे बड़ी पीड़ा दे जाती, और वह अपने को समझा लेती, कोई मेहमान तो नहीं है, मांग सकते थे, भूख नहीं होगी। जगतपति खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता, क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर जब वो लेटता तो अनायास से उसका दिल भर आता। पता नहीं कौन कौन से दर्द एक दूसरे से मिलकर तरह तरह की टीस, चटक, ऐंठन पैदा करने लगते हैं। कोई एक रग दुखती तो वह सहलाता भी। जब सभी नसें चटकती तो वह कहाँ कहाँ राहत का अकेला अकेला हाथ सहलाए। लेटे लेटे उसकी निगाह ताड़ के उस ओर बनी पुख्ता कब्र पर जम जाती, जिसके सिराहने कटीली बबुल का एकाकी पेड़ सुन्ना सा खड़ा रहता, जिस कब्र पर एक परदान सीन और औरत बड़े लिहाज से आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ा जाती। घूम घूम कर उसके फेरे लेती और माथा टेक कर कुछ कदम उदास उदास सी चक्कर एकदम तेजी से मुड़कर बिसातियों के मोहल्ले में खो जाती। शाम होते फिर आती, एक दिया बाती और अगर की बत्तियाँ जलाती, अगरबत्तियाँ जलाती। फिर मुड़ते हुए ओढ़ने का पल्ला कंधों पर डालती तो दिए की लौ काँपती, कभी काँप कर बुझ जाती, पर उसके कदम बढ़ चुके होते, पहले धीमे थके उदास से और फिर तेज सधे सामान्य से, और फिर वह उसी मोहल्ले में खो जाती। और तब रात की तन्हाइयों में बबूल के कांटों के बीच उस साए साए करते ऊंचे नीचे मैदान में जैसे उस कब्र से कोई रूह निकलकर निपट अकेली भटकती रहती। तभी ताड़ पर बैठे सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध मनहूस सी आवाज़ में किलबिला उठते और ताड़ के पत्ते भयानकता से खड़बड़ा उठते। खड़बड़ाना मतलब कि डगडगाना, खड़बड़ाना नहीं जानते अब, आवाज़ करना एक दूसरे में लड़ लड़ के। जगतपति का बदन कांप उठ जाता और भटकती रूह जिंदा रह सकने के लिए जैसे कब्र की ईंटों में बाबुल के साया तले दुबक जाती। जगतपति अपनी टांगों को पेट से भींचकर कंबल से मुंह छिपाकर औंधा लेट जाता। तड़के ही ठेले पर लगे लकड़हारे लकड़ी चीरने आ जाते हैं। तब जगतपति कंबल लपेट घर की ओर चला जाता। राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे। माँ सुनाया करती थी। एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकल कर आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी उन्हें देखते ही अपना झाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा निर्बंसिया का मुंह देखा है। न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपद टूट पड़े।
राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैरों महल को लौट गए। मंत्री को हुक्म दिया कि उस मेहतरानी का घर नाच से भर दें और सब राजसी वस्त्र उतार राजा उसी क्षण जंगल की ओर चल दिए। उस रात रानी को सपना हुआ कि कल की रात तेरी मनोकामना पूरी करने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी, पर फौरन रानी राजा को खोजती खोजती उस सराय में पहुंच गई जहां वह टिके हुए थे। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारिन बनकर राजा के पास रात में पहुंची। रात भर उनके साथ रही और सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड़कर महल में लौट आई। राजा सुबह सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चल दिए। दोनों ही दिनों में राजा के निकल जाने की खबर राज भर में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यही खबर थी। और उस दिन टोले मोहल्ले के हर आंगन में बरसात के मेह की तरह यह खबर बरसाकर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। अब कहानी इससे जुड़ गई चंदा की, मतलब कि उसको तो जगतपति और कई सालों से बच्चा नहीं था, लेकिन अचानक खबर आई अब कि चंदा को बच्चा होने वाला है। नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कोठरी में फेंकती सुरही रुक गई। मुंशी जी ने अपना मिजान लगाना छोड़ विस्फारित नेत्रों से ताक कर खबर सुनी। अब 4-5 साल से जिसे बच्चा नहीं हुआ, 5-6 साल से, अचानक कोई सुनेगा तो अचरज होगा ना कि कैसे होने वाला है। बंसी किराने वाले ने कुएं में से आधी गई रस्सी खींच डोल मन पर पटक कर सुना। सुदर्शन दर्जी ने मशीन के पहियों को हथेली से रगड़ कर रोक कर सुना। हंसराज पंजाबी ने अपनी नील लगी मलगुजी कमीज के आस्तीनें चढ़ाते हुए सुना। और जगतपति की बेवा चाची ने, बेवा मतलब उसका पति मर चुका है, चाची ने औरतों के जमघट में बड़े विश्वास पर भेद भरे स्वर में सुनाया। आज 6 साल हो गए शादी को, न बाल न बच्चा, न जाने किसका पाप है उसके पेट में, और किसका होगा सिवा उस मुस्टंडे कंपाउंडर के, मतलब कंपाउंडर जो बच्चन सिंह था उसका। ऐसा बात होने लगा। न जाने कहाँ से कुलच्छनी इस मोहल्ले में आ गई। इस गली की तो पुश्तों में ऐसी मर्जाद रही है कि गैर मर्द औरत की परछाई तक नहीं देख पाए। यहाँ के मर्द तो बस अपने घर की औरतों को जानते हैं, उन्हें तो पड़ोसी के घर की जनानियों की गिनती तक नहीं मालूम। यह कहते कहते उनका चेहरा तमतमा आया और सब औरतें देवलोक की देवियों की तरह गंभीर बनी अपनी पवित्रता की महानता के बोझ से दबी धीरे धीरे खिसक गईं। सुबह यह खबर फैलने से पहले जगतपति टाल पर चला गया था, पर सुनी उसने भी आज ही थी। दिन भर वह तख्त पर कोने की ओर मुंह किए पड़ा रहा। न ठेके की लकड़ियाँ चिराई, न बिक्री की ओर ध्यान दिया, न दोपहर का खाना खाने ही घर गया। जब रात अच्छी तरह फैल गई, वह हिंसक पशु की भांति उठा। उसने अपनी अंगुलियां चटकाई, मुट्ठी बांध कर बाह का जोर देखा तो नसें तनी, बाह में कठोर कंपन सा हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें खींची और मजबूत ऐसी सांसें खींची, 3-4 सांसें खींची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, कंकड़ की सड़क आई, सड़क खत्म हुई, गली आई, पर गली के अंधेरे में घुसते ही वह साम गया। जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया। उसकी फटी हुई शक्ति की नस पर हिम शीतल ओंठ रख कर सारा रस चूस लिया और गली के अंधेरे की हिकारत भरी कालिक और भी भारी हो गई, जिसमें घुसने से उसकी सांस रुक जाएगी, घुट जाएगी। इस प्रकार से वह पीछे मुड़ा पर रुक गया। फिर कुछ संयत होकर वह चोरों की तरह निःशब्द कदमों से किसी तरह घर की भीतरी देहरी तक पहुंच गया। दाईं ओर रसोई वाली दहलीज में कुप्पी टिमटिमा रही थी और चंदा अस्त व्यस्त दीवार से सिर टेके शायद आसमान निहारते निहारते सो गई। कुप्पी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को उजागर किया था और आधा चेहरा गहन कालिमा में डूबा अदृश्य था। मतलब आधे चेहरे पर उजाला, आधे चेहरे पर अंधेरा था। वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पर नारीत्व की प्रौढ़ता आज उसे दिखाई दी। चेहरे की सारी कमनीयता न जाने कहाँ खो गई, उसका अछूतापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया। फूला फूला मुख, जैसे टहनी से तोड़े फूल को पानी में डालकर ताज़ा किया हो, जिसकी पंखुड़ियों में टूटन की सुरमई रेखाएं पड़ गई हो, पर भीगने से भारीपन आ गया। उसके खुले पैर उसकी निगाह पड़ी तो सूजा सा लगा, एड़ियाँ भरी सूजी सी और नाखूनों के पास अजब सा सूखापन। जगतपति का दिल एक बार फिर महसूस उठा। उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले और अपने हाथों से उसका पूरा शरीर छू छू कर सारा कलुष पोंछ दे, उसे अपनी सांसों की अग्नि में तपाकर एक बार फिर पवित्र कर ले और उसकी आंखों की गहराई में झाँक कर कह दे, देवलेख से किस सापवश निर्वासित हो तुम इधर आ गई चंदा। यह साप तो अमीर था। तभी चंदा ने हड़बड़ा कर आंखें खोली। जगतपति को सामने देख उसने लगा एकदम नंगी हो गई हो।
अतिशय लज्जित हो उसने अपने पैर समेट लिए, घुटनों से धोती नीचे सरकाई और बहुत सैन्य से उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगतपति एकदम हताश हो वहीं कमरे की देहरी पर चौखट से सिर टिका बैठ गया। नज़र कमरे में गई तो लगा कि पराये स्वर यहाँ गूंज रहे हैं, जिनमें चंदा का भी एक है। एक तरफ घर के हर कोने से अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता आ रहा था। अजीब निस्तब्धता, असमंजस, गति पर पथभ्रष्ट, शक्लें पर आकारहीन। खाना खा लेते। चंदा का स्वर कानों में पड़ा। वह अनजाने में ऐसे उठ बैठा जैसे तैयार बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा न की थी। खाने तो बैठ गया पर कौर नीचे नहीं सरक रहा था। कौर मतलब एक एक टुकड़ा जब खाते हैं तो उसे कौर कहा जाता है। एक कौर और दो कौर और बचवा। तभी चंदा ने बड़े सधे शब्दों में कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। चंदा कहाँ से चाहता है? चंदा चाहेगी ना, लड़की है, स्त्री है। जैसे वह इस सूचना से परिचित था, बोला अच्छा। चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले घर चिट्ठी डाल दी थी, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है, जगतपति वैसे ही डूबा डूबा बोला। चंदा का बांध टूट गया और वहीं घुटने में वह मुंह दबाकर कातर से फपक फपक पर रोक पड़ी। न उठ सकी न हिल सकी। जगतपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए उसके होठ फड़के और क्रोध की ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए वह भी फूट पड़ा। यह सब मुझे क्या दिखा रहा है? यह सब मुझे क्या दिखा रही है? बेशर्म, बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरी लाश तले। रुक गया कहते कहते। तब की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का स्वर फूटा, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। ... एक भरपूर हाथ चंदा की कनपटी पर आग सुलगता पड़ा और अपनी हथेली दूसरी। फिर से देखते हैं, कहानी यहीं से मोड़ लेगी। तब की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का स्वर फूटा, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपटी पर आग सुलगता पड़ा और जगतपति अपनी हथेली दूसरी से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया। यानी कि जगतपति ने मार दिया। उसे सब कुछ पता तो चल ही गया था और रात भर कुंडी चढ़ाए उसी कालिख में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़ अपने गांव चली गई। जगतपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता, उसी बिराने में, तालाब के बगल, कब्र, बबूल और ताड़ की पड़ोस में। पर मन मुर्दा हो गया था। जबरदस्ती वह अपने को वहीं रोके रहता। उसका दिल होता कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमजोरी उसके तन और मन को खोखला कर गई थी कि चाहने पर भी वह न जा पाता। हिकारत भरी नजरें से था पर वही पड़ा रहता। काफ़ी दिनों बाद जब नहीं रहा गया तो एक दिन जगतपति घर पर ताला लगा नज़दीक के गांव में लकड़ी काटने चला गया। उसे लग रहा था कि अब वह पंगु हो गया, मतलब विकलांग, बिल्कुल लंगड़ा, एक रेंगता कीड़ा जिसके न आँख है, न कान, न मन, न इच्छा। वह उस बाग में पहुंच गया जहां खरीदे पेड़ कटने थे। दो आरे वाले ने पतले पेड़ के तने पर आरा रखा और कर्र 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 का आवाज शोर शुरू हो गया। दूसरे पेड़ पर बन्ने और सकुरे की कुल्हाड़ी बज उठी और गांव से दूर उस बाग में एक लयपूर्ण शोर शुरू हो गया। जड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती तो पूरा पेड़ थर्रा जाता। करीब के खेत की मेड़ पर बैठे जगतपति का शरीर भी जैसे कांप उठा। चंदा ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। क्या वह ठीक कहती थी? क्या वचन, मतलब उसके कड़े को बेच दिया तो उसको भी बेच दिया। वहीं कहने का मतलब है कि उसका गहना बेच दिया, मुझे बेच दिया, तो वह ठीक कहती। क्या बच्चन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए लिए थे उसका ब्याज इधर चुकता हुआ? क्या सिर्फ वहीं रुपए आग बन गए जिसकी? क्या बच्चन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे उसका ब्याज इधर चुकता हुआ? क्या सिर्फ वहीं रुपए आग बन गए जिसकी आंच में उसकी सहनशीलता और विश्वास और आदर्श मोम से पिघल गए? सकूरे बाग से लगे दड़े पर किसी ने आवाज़ लगाई। सकूरे ने कुल्हाड़ी रोककर वहीं से हाक लगाई। कोने के खेत से लीक बनी है, जरा मेड़ मारकर नंगा ला गाड़ी। जगतपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर दड़े पर आंख गड़ाई। 2 भैंसा गाड़ियाँ लकड़ी भरने के लिए आ पहुंची थी। सकूरे ने जगतपति के पास आकर कहा, एक गाड़ी का भुर्त तो हो गया, बल्कि 1.5 का। अब इस पतरिया पेड़ को न छाट दे।
जगतपति ने उस पेड़ की ओर देखा जिसे काटने के लिए सकूरे ने इशारा किया था। पेड़ की शाखा हरी पत्तियों से भरी थी। वह बोला, अरे यह तो हरा है, अभी इसे छोड़ दो। हरा होने से क्या, उखड़ तो गया है, न फूल का न फल का। अब कौन इसमें फल फूल आएंगे, 4 दिन में पत्ती झुर्रा जाएगी। सकूरे ने पेड़ की ओर देखते हुए उस्तादी अंदाज से कहा, जैसा ठीक समझो तुम। जगतपति ने कहा और उठकर मेड़ मेड़ पक्के कुएं पर पानी पीने चला गया। दोपहर ढलते गाड़ियां भरकर तैयार हुई और शहर की ओर रवाना हो गई। जगतपति को उनके साथ आना पड़ा। गाड़ियां लकड़ी से लदी शहर की ओर चली जा रही थी और जगतपति गर्दन झुकाए कच्ची सड़क की धूल में डूबा भारी कदमों से धीरे धीरे उन्हीं बजती घंटियों के साथ निर्जीव सा बढ़ता जा रहा था। कई बरस बाद राजा परदेश से बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लादकर अपने देश की ओर लौटे। माँ सुनाया करती थी, राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पतेल की झाड़ी में उलझ गया। हर तरह की कोशिश पर पहिया न निकला। तब एक पंडित ने बताया कि सकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा। वहीं 2 बालक खेल रहे थे। उन्होंने यह सुना तो कूद कर पहुँचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइश सकट की है, पर सुपारी तब लाएंगे जब तुम आधा धन देने का वादा करो। राजा ने बात मान ली। बालक दौड़े दौड़े घर गए, सुपारी लाकर छुआ दी, फिर घर का रास्ता बताते बताते आगे आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक दी। राजा को बड़ा अचरज हुआ कि हमारे ही महल में ये 2 बालक कहाँ से आ गए। भीतर पहुँचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई थी। पर राजा ने पहले उन बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कहा, ये दोनों बालक उन्हीं के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रानी बहुत खुश हुई। तो राजा निर्बंसिया की कहानी यहाँ पे सुनाई गई थी और असली कहानी तो जगतपति की है, उसी से अब आगे है जगतपति से जुड़ा हुआ। गाड़ियाँ जब टाल पर आकर लगी और जगतपति तख्त पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गए तो पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया, अभी उस दिन वसूली में तुम्हारी ससुराल के नज़दीक एक गांव में जान हुआ था तो पता लगा कि 15-20 दिन हुए चंदा को लड़का हुआ है। और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए बोले, भगवान के राज में देर है अंधेर नहीं जगतपति भैया। जगतपति ने सुना तो पहले उसने गहरी नज़रों से मुंशी जी को ताका और पर उनके तीर का निशाना ठीक ठीक नहीं खोज पाया, पर सब कुछ सहन करते हुए बोला, देर और अंधेर दोनों है। अंधेर तो सरासर है, तिरिया चरित्र है, सब बड़े बड़े हार गए हैं। कहते कहते मुंशी जी रुक गए, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी भेद भरी बात हो जिसे उनकी गोल होती हुई आंखें समझा देगी। जगतपति मुंशी जी की तरफ ताकता रह गया। मिनट भर मनहूस सा मौन छाया रहा। उसे तोड़ते हुए मुंशी जी बड़ी दर्द भरी आवाज़ में बोले, सुन तो लिया होगा तुमने। क्या कहने को जगतपति कह गया, पर उसे लगा कि अभी मुंशी जी उस गांव में फैली बातों को ही बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे। उसने नाहक पूछा। तभी मुंशी जी ने उसके नाक के पास मुंह ले जाते हुए कहा, नाक के पास मुंह कैसे ले जाए, मुंह नाकी से सुने, काने के पास ले जाए चाहिए। चंदा दूसरे के घर बैठ रही है, कोई मधुसूदन है वहीं का, पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहते तो वो यही है कि मर जाए तो रास्ता खुले, पर राम जी की मर्जी। सुना है बच्चा रहते भी वह चंदा को बैठाने को तैयार है। जगतपति की सांस गले में अटक कर रह गई। बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पर पथराई से जड़ी थीं। मुंशी जी बोले, अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, अब काहे का शर्म लिहाज। अपना कहकर किस मुंह से मांगूं बाबा, हर तरफ से कर्ज से दबा हूँ, तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से, किसके बल पर दुनिया सजोने की कोशिश करूँ। कहते कहते वो अपने में खो गया। मुंशी जी वहीं बैठ गए। जब रात झुक आई यानी रात हो गई तो जगतपति के साथ ही मुंशी जी भी उठे। उसके कंधे पर हाथ रखे वे उसे गली तक लाए। अपनी कोठरी आने पर पीठ सहलाकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। वह गर्दन झुकाए गली के अंधेरे में उन्हीं ख्यालों में डूबा ऐसे चलता आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर कुछ ऐसा बोझ था जो न सोचने देता था और न समझने। जब चाची की बैठक के पास गुजरने लगा तो सहसा उसके कानों में भनक पड़ी, आ गए सत्यानाशी कुलबोरन। उसने जरा नज़र, मतलब चाची कैसे बोली, आ गए सत्यानाशन कुलबोरन। उसने जरा नज़र उठाकर देखा तो गली की चाची भौजी बैठक में जमा थी और चंदा की चर्चा छिड़ी थी। अरे हऊ चंदा भाई से ओकरे लड़का वाला है, पर वह चुपचाप निकल गया। इतने दिनों बाद ताला खुला और बारोठे के अंधेरे में कुछ सूझ न पड़ा तो एकाएक वह रात उसकी आंखों के सामने घूम गई जब वह अस्पताल से चंदा के साथ लौटा था। बेबा चाची का
बेवा चाची का वह जहर बूझ तीर आ गए राजा निर्बंसिया अस्पताल से, और आज सत्यानाशी कुलबोरन, और स्वयं उसका वह वाक्य जो चंदा को छेद गया था, तुम्हारे कुछ भी ना होगा। और उस रात की शिशु चंदा, चंदा का लड़का हुआ है। वह कुछ और जानते, आदमी का बच्चा न जानते, वह और कुछ भी न जानती। कंकड़ पत्थर, वह नारी न बनती, बच्ची ही बनी रहती। उस रात की शिशु चंदा, पर चंदा यह सब क्या करने जा रही? उसके जीते जी वह दूसरे के घर बैठने जा रही। कितने बड़े पाप में धकेल दिया चंदा को, पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए। आखिर क्या, पर मेरे जीते जी तो यह सब अच्छा नहीं। मतलब चंदा को हो गया तो सब कुछ, सबको बात पता चल गई। तो चंदा दूसरे के साथ जाने वाली थी ब्याह। तो यही सोच रहे हैं जगतपति। जगतपति के पास कुछ नहीं है तो सोच रहे हैं कैसे मैं पालूंगा, कैसे लड़ूंगा। वह इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जीने को तैयार है, यह मुझे जलाने को। वह मुझे नीच समझती है, कायर नहीं तो एक बार खबर तो लेती, बच्चा हुआ है तो पता लगता, पर नहीं। वह उसका कौन है? कोई भी नहीं। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साथ कर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत बेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। तो क्या चंदा औरत नहीं रही? वह जरूर औरत है, पर स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया। वह बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है। उसे पता है कि जगतपति को तो अच्छा ही से ही पता है कि जब उसने कुछ किया ही नहीं तो बीमार ही था, तो उस बीच बच्चा कैसे हो जाएगा? तो उसका बच्चा तो है ही नहीं, कंपाउंडर ही साथ रहा है तो उसी का होगा। एक बार उसे ले आता, फिर यहाँ रात के मोहक अंधेरे में उसके फूल से अधरों को देखता, निर्द्वंद सोई पलकों को निहारता, सांसों के दूध से अछूती महक को समेट लेता। आज का अंधेरा, घर में तेल भी नहीं जो दिया जला ले। और फिर किसके लिए? कौन जलाए? चंदा के लिए, पर उसे तो बेच दिया। चंदा ने कहा था कि मुझे बेच दिया, तभी तो मारा था जगतपति ने। खैर, परिस्थितियाँ ही ऐसी बन गई थी। सिवा चंदा की कौन सी संपत्ति उसके पास थी जिसके आधार पर कोई कर्ज देता? चंदा के अलावा, चंदा की खूबसूरती और ये सब, कर्ज ना मिलता तो यह सब कैसे चलता? काम पेड़ कहाँ से कटते, काम पेड़ कहाँ से हटते? मतलब वहीं उसका कड़ा बेच दिया तो हरा होने से क्या, उखड़ तो गया है। वह स्वयं भी तो एक उखड़ा हुआ पेड़ है, न फल का न फूल का, सब व्यर्थ ही तो है। जो कुछ सोचा उस पर कभी विश्वास न कर पाया। चंदा को चाहता रहा, पर उसके दिल में चाहत न जगा पाया। उसे कहीं से एक पैसा मांगने पर डांटता रहा, पर खुद लेता रहा, और आज वह दूसरे के घर बैठ रही है। उसे छोड़कर वह अकेला है, हर तरफ बोझ है जिसमें उसकी नस नस कुचली जा रही, रंग रंग फट गई है, और वह किसी तरह टटोल टटोल कर भीतर घर में पहुंचा। रानी अपने कुल देवता के मंदिर में पहुंची। माँ सुनाया करती थी, अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। राजा देखते रहे, कुल देवता प्रसन्न हुए, और उन्होंने अपनी देवी शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल जन्मे शिशुओं में बदल दिया। रानी की छातियों में दूध भर आया और उनमें से धार फूट पड़ी जो शिशुओं के मुंह में गिरने लगी। राजा को रानी के सतीत्व का सबूत मिल गया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा कि तुम देवी हो, ये मेरे पुत्र हैं। और उस दिन से राजा ने फिर से राजकाज संभाल लिया। पर उस रात, यह तो रानी राजा निर्बंसिया की कहानी थी, पर जगतपति की कहानी क्या है? उसी से मिलती जुलती। पर उसी रात जगतपति अपना सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया। ओहो, बेचारा झेल नहीं पाया। जगतपति अपना सारा कारोबार त्याग कर अफीम और तेल पीकर मर गया, क्योंकि चंदा के पास कोई दैवी शक्ति नहीं थी। जगतपति राजा भी नहीं था, बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। जगतपति राजा नहीं, बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। जगतपति ने सब कुछ दे दिया था, चंदा के बदले दे दिया था, मतलब दवाई ववाई दे दिया था फ्री में, लेकिन लिया तो था चंदा को। जब कोई लेता है तो देता है, मतलब कि कोई यूं ही एहसान नहीं करता, बल्कि कुछ इच्छा रखता है, उसके बदले कुछ लेता है। कभी कभी आपको पता चलता है, कभी कभी नहीं। आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँचे। हाँ, राजा ने दो बातें की, माँ सुनाती थी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, और दूसरे राजा के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवा कर चालू किया।
जिससे राज्य भर में अपने उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। जगतपति ने मरते वक्त 2 पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। यह आखिरी है, हम बिल्कुल आखिरी पहुंच चुके हैं, बस 1 मिनट 2 मिनट का खेल है। चंदा को उसने लिखा था, चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चाताप पाड़ता है। हाँ, पाप तो जो हो गया, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में आदमी जलता रहता है, उसे में सुलगता रहता है। कहा जाता है ना, चिंता चिता के समान है, तो वहीं पश्चाताप एक प्रकार से चिंता ही है। तो उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा था जगतपति ने, मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर ज़रूर चली आना। जब उसे पता चला होगा तभी मर गया होगा, मतलब अंदर ही अंदर जिंदा लाश जिसे कहा जाता है। कानून को उसने लिखा था, किसी ने मुझे मारा नहीं, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा, उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं, रुपए खाए हैं, उन रुपयों में कर्ज का जहर था, कर्ज उसके ऊपर था। फिर ये घटना घटी, पत्नी किसी और के साथ, कंपाउंडर के साथ, मतलब उसका बच्चा था, सब कुछ ये था, उसके ऊपर पैसा भी नहीं था, कर्ज था। फिर ये दाग लगा तो फिर वह जहर खा के आत्महत्या कर लिया। तो अपनी चिट्ठी में यही लिखा है, चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। कानून को लिखा है कि मुझे किसी ने मारा नहीं, किसी आदमी ने नहीं मारा। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करके, मतलब पोस्टमार्टम होगा, सीना उन्हें चीरा जाएगा, किडनी लिवर सब देखा जाएगा, पता चल जाएगा। मैंने अफीम नहीं, रुपए खाए हैं, और रुपये में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर ना आए। आग बच्चे से दिलवाई जाए बस। बच्चा भाई का महीना का कैसे आग दे, माँ छुआ देंगे हाथवा से। माँ जब कहानी समाप्त करती तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे। हाँ, जगतपति मर गया, राजा भी मर गया, मेरी कहानी भी खत्म हो गई, पर चंदा की। तो राजा निर्बंसिया भाग 3 आज यही कहानी समाप्त हुई। राजा निर्बंसिया कहानी कमलेश्वर के द्वारा लिखित यह कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, जिसमें प्रमुख पात्र थे जगतपति, उसकी पत्नी चंदा और कंपाउंडर थे बच्चन सिंह कंपाउंडर। प्रमुख पात्र तो यहीं रहे। तो कैसा लगा कहानी ज़रूर कमेंट करके बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। ऐसे ही कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा, कहानी का, उपन्यास का, निबंध का, अन्य आत्मकथा, जीवनी, सभी चीज़ों का, यानी हिंदी साहित्य की जो रचनाएं हैं, साहित्य समाज का दर्पण है, यह आपके सामने लगातार जारी रहेगा। और हम उन कहानियों को या उन उपन्यास को या उस निबंध, आत्मकथा, जीवनी को लेकर आएंगे आगे, और जो लाए हैं, जो फेमस हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं, जिनका जीवन में कुछ न कुछ उपयोग है, ऐसे ही हम कहानी लाएंगे। यूं ही कुछ भी नहीं ला देंगे, जो लाएंगे उसका कुछ न कुछ कारण होगा, महत्व होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।